हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में मैं लाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ ये शुभकामनाएं भी देती हूँ कि बिल्कुल डरिएगा मत, पूरी तैयारी कीजिए, वो होगी तैयारी जीत की। जी हाँ, क्यों? क्योंकि लेकर आ गई हूँ मैं कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स ए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन है, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम का ही है। 2020 में ये जो पेपर आ चुका था, इसी का अभ्यास हम करने वाले हैं। कहते हैं क्या, आप तो स्वयं जानते होंगे कि जितने अधिक पेपर हम सॉल्व करेंगे उतने ही अच्छे हम परीक्षाओं में अंक प्राप्त करके ही रहेंगे। अभ्यास करने के लिए आपको रेडी रहना है, करवाने के लिए मैं रेडी हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक और बात मैं बता दूं आपको कि आ गई है मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स और ई बुक्स, जो कि आपको परीक्षाओं में 100% अंक दिलवाएंगी। जी हाँ, क्योंकि इनमें रहेंगे सैंपल पेपर सॉल्यूशंस, साथ ही साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो कि अब देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका सिलेबस वही है ना। आपके कोर्स एक ही यदि मैं बात करूं तो क्षितिज और कृतिका बुक्स ही है और इनमें से ही प्रश्न आएगा। व्याकरण भी आपकी वही है, तो तैयारी करो ना बेटा, बहुत अच्छे से। सब कुछ ऐसे संजीवनी बूटी की तरह घोल कर पीना है, ध्यान देना है, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है, एकाग्रचित होकर ध्यान से सुनना है, समझना है, ताकि जब परीक्षा हॉल में आप जाओगे तो बिल्कुल बहुत अच्छे से जो भी प्रश्न आएगा उसका उत्तर समझदारी के साथ आप लिखते जाओगे। ठीक है, तो इन पर आप जाइएगा जरूर। आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, क्लिक कीजिए, उसका फॉर्म फिल कीजिए, तब आप जान पाएंगे कि हाँ, ये बुक्स हैं सफलता का खजाना। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे प्रतिदर्श प्रश्न पत्र पर। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का होता है मतलब सैंपल पेपर। ठीक है, तो सैंपल पेपर में हम करेंगे तैयारी बहुत अच्छे से, तो आप बने रहना मेरे साथ। जैसा कि आप अभी भी आपका पेपर 80 नंबर का आने वाला है और ये भी हम 80 नंबर की प्रैक्टिस यहाँ पर करने वाले हैं। निर्धारित समय है 3 घंटे, पूर्णांक है आपके 80 नंबर। अब 3 घंटे में 80 नंबर, बताओ क्या आपको बहुत टाइम लग रहा है कि बाप रे, सिर्फ 3 घंटे में 80 नंबर कैसे लाएंगे? ये लग रहा है 3 घंटे में सिर्फ 80 नंबर यूं ले आएंगे। तो ना तो वैसे घबराना है, ना ही ऐसे घबराना है, ना ही तो निश्चिंत होना है, ना ही तो एकदम भाई हो गया हम तो कर लेंगे, कैसे करेंगे। सब कुछ तैयारी के साथ करो, प्रिपरेशन करो, बहुत अच्छा आपका परिणाम होगा। चलते हैं, निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए। देखिए, बार बार लिखा जाता है, सिर्फ सावधानी से नहीं, बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पूरी तरह से पालन कीजिए। जितने सावधानी से आप निर्देश पढ़ेंगे उतने ही अच्छे से आप अपने पेपर को सॉल्व करके आएंगे ही आएंगे। पहला है, इस प्रश्न पत्र में कुल 13 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न पत्र में 4 खंड है, का, खा, गा और घा। जैसे कि अभी तो आते हैं 2 खंड आ रहे हैं आपके। अब ये 2020 की हम बात कर रहे हैं, तो जब 4 खंड थे। खंड का में 1 प्रश्न पूछा गया है, खंड खा में 4 प्रश्न पूछे गए हैं, खंड गा में 5 प्रश्न पूछे गए हैं, खंड घा में 3 प्रश्न पूछे गए हैं और इनके सब प्रश्न मीन्स उप प्रश्न भी हैं, सब क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, हम चल रहे हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो कि है आपका 10 नंबर का। सोचो भाई, 10 नंबर का है ये। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पड़ोस सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार है। पड़ोस कल्चर की बात की जा रही है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि आजकल लोग पड़ोस कल्चर से वंचित होते जा रहे हैं, लेकिन पड़ोस जो है, पड़ोसी जो होते हैं, नेबर्स जो होते हैं, वो सबके लिए बहुत ही मतलब क्या कहें कि महत्वपूर्ण भी होते हैं और सबसे कहें कि करीबी भी होते हैं। ठीक है, इसलिए बताया है कि पड़ोस सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार है। बेस कहा है उनको। दरअसल पड़ोस जितना स्वाभाविक है हमारी सामाजिक सुरक्षा के लिए तथा सामाजिक जीवन की समस्त आनंदपूर्ण सम गतिविधियों के लिए, वह उतना ही आवश्यक भी है। मतलब सामाजिक सुरक्षा भी पड़ोस निभाता ही है कि हम यदि किसी से कोई संबंध नहीं रखेंगे, किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, मेल मिलाप नहीं रखेंगे, तो सुरक्षा की भी हमें कोई फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है, या फिर हमें सुरक्षा के लिए भी निर्भर नहीं होना है। लेकिन पड़ोस यदि अच्छा है तो सामाजिक सुरक्षा तो बनी ही रहेगी, साथ ही साथ आनंदपूर्ण गतिविधियों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। यह सच है कि पड़ोसी का चुनाव हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हमारे हाथ में हमारा व्यवहार तो है ना, कि जो है हम उसी से मधुर संबंध बनाकर रखेंगे। इसलिए पड़ोसी के साथ कुछ ना कुछ सामंजस्य तो बिठाना ही पड़ता है। हमारा पड़ोसी अमीर हो या गरीब, उसके साथ संबंध रखना सदैव हमारे हित में होता है।
पड़ोसी से परहेज करना अथवा उससे कटे कटे रहने में अपनी ही हानि है। इसलिए जहां हम रह रहे हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, सबसे मेलजोल की भावना बनाना है। क्योंकि किसी भी आकस्मिक आपदा, आकस्मिक मतलब समझते हैं अचानक से कुछ ऐसी घटना घट जाए, आपदा आ जाए, मुश्किल आ जाए, अथवा आवश्यकता के समय अपने रिश्तेदारों या परिवारों वालों को बुलाने में समय लगता है। ऐसे में पड़ोसी ही सबसे अधिक विश्वस्त और सहायक हो सकता है। पड़ोसी चाहे कैसा भी हो, उससे अच्छे संबंध हमेशा हमें रखने ही चाहिए, क्योंकि पड़ोसी ही हमारे पास है और वही हमारी हेल्प कर सकते हैं, वही हमारी सहायता कर सकते हैं। जो अपने पड़ोसी से प्यार नहीं कर सकता, उससे सहानुभूति नहीं रख सकता, उसके साथ सुख दुख का आदान प्रदान नहीं रख सकता, उसके शोक और आनंद के क्षणों में शामिल नहीं हो सकता, वह भला अपने समाज अथवा देश के साथ भावनात्मक रूप से कैसे जुड़ेगा। इसलिए हम जहां रहते हैं, हमारे पड़ोसियों के प्रति हमें ये सभी भावनाएं रखनी चाहिए। विश्व बंधुत्व की बात भी तभी मायने रखती है जब हम अपने पड़ोसी से निभाना सीखें। जब हम जहां रह रहे हैं उन्हीं के साथ निभाना नहीं आ रहा है हमें, तो फिर हम विश्व बंधुत्व की बात कैसे करेंगे कि हम जन जन में जागृति लाएंगे, हम सब में एकता की भावना लाएंगे। पहले हमें अपने अंदर झांकना होगा, अपने भावों को बहुत अच्छे से सकारात्मकता के साथ जीना होगा, ताकि पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध स्थापित हो, भाईचारे की भावना स्थापना हो। और जब पड़ोसियों के साथ मजबूत रिश्ते होंगे तो फिर पड़ोसी, समाज और राष्ट्र का निर्माण अपने आप ही सही हो जाता है। अब देखते हैं प्रश्न, पड़ोसी के साथ संबंध रखना हमारे हित में किस तरह से है। अभी हमने बात की कि भाई पड़ोसी सामाजिक आधार हैं, हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां हम अपने रिश्तेदारों को या सगे संबंधियों को, चाहे वो हमारी समझ लीजिए, दिया था ना अभी गद्य में कि आकस्मिक कोई आपदा आ जाए तो हम कैसे बुलाएंगे, कोई दूर से कब आएगा, वो उतने जल्दी नहीं आ पाएगा। किसी के भी साथ कुछ भी घटना घट सकती है, तो पड़ोसी ही हैं जो हमारा सबसे पहले ध्यान रखते हैं। तो हमें सबके साथ निभाना आना चाहिए और सबके साथ अच्छे संबंध रखना चाहिए। तो किसी भी आकस्मिक आपदा या आवश्यकता के समय रिश्तेदारों तथा परिवार वालों को बुलाने में तो समय लगता ही है, दूर दूर रहते हैं, कब बुलाएंगे, फिर वो कब आएंगे, उस समय पड़ोसी ही हमारे काम आते हैं। इसलिए पड़ोसी के साथ संबंध रखना हित में ही है, और ये सबको देखना, ये नहीं कि अब सामने वाला सोचे देखो लिखा है ना वहां, अब तुम्हें हमारे साथ अच्छे संबंध रखना पड़ेंगे, तुम्हें हमारे साथ अच्छे, सबका ऐसा ही विचार होने चाहिए। मतलब सबके जो विचार हैं वो इसी तरह के होने चाहिए कि हाँ ये हमारे लिए जरूरी है, तो उनके मन में भी यही विचार होना चाहिए कि ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम सब आपस में पड़ोसी ही तो हैं। जो साइड में रह रहे हैं, चाहे हम फ्लैट्स में रहें या हम अपने स्वतंत्र घरों में रहें, लेकिन जो आसपास के लोग रहते हैं उनसे हमारे संबंध मधुर होने चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक जीवन में पड़ोस का क्या महत्व है। अब यदि कहें तो पड़ोस तो भाई सामाजिक जो जीवन है उसका आधार है, महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि पड़ोस चाहे सुख हो, दुख हो, कोई घटना हो या कोई दुर्घटना हो, सबसे ज़्यादा, सबसे निकट, सबसे पास में यदि हम डिस्टेंस की बात करें तो पड़ोसी ही होते हैं। ठीक है, पड़ोस सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार है, याद रखिएगा बेटा। और हमारी सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक जीवन की आनंदपूर्ण गतिविधियों के लिए भी पड़ोस अत्यंत आवश्यक है। चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, हमारे पड़ोसी ही हैं जो हमारे साथ मिलकर हमारे दुख को कम कर देते हैं और सुख को दुगना कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्वस्त सहायक से क्या अभिप्राय है। पड़ोसी को विश्वस्त सहायक क्यों कहा गया है। देखो, विश्वस्त मतलब क्या होता है, विश्वास करने वाला। ठीक है, या विश्वास हम जिस पर कर सकें या हम पर कोई विश्वास कर सके। तो हम क्यों कहते हैं मैं आश्वस्त करता हूं या मैं ये विश्वास दिलाता हूं, तो हमारे जो पड़ोसी होते हैं वही विश्वस्त होते हैं। कैसे, क्योंकि उन पर हम भरोसा करेंगे, वे हम पर भरोसा करेंगे, तो ये आपसी भरोसे की जो मजबूत बंधन है, फिर उसको कोई दूर नहीं कर सकता, फिर उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। विश्वस्त सहायक वह होता है जिस पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है, जिससे हम मुसीबत के समय आंख मूंद कर भरोसा कर सकें। ठीक है, विश्वास सहायक मीन्स क्या होता है बेटा, याद रखिएगा, जिस पर पूरा पूरा भरोसा होता है, चाहे कितनी भी बड़ी आपदा हो, मुसीबत हो, हम आंख बंद करके उस पर भरोसा कर सके, यही होता है विश्वस्त। ठीक है,
तो विश्वास सहायक वह होता है जिस पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है, जिससे हम मुसीबत के समय आंख मूंद कर भरोसा कर सकें। किसी भी कठिनाई के समय हमारे रिश्तेदारों और मित्रों के आने से पूर्व एक अच्छा पड़ोसी ही हमारी सहायता करता है, इसलिए उसे विश्वस्त सहायक कहा गया है। पड़ोसी को विश्वस्त सहायक कहा गया है, सिर्फ सहायक नहीं कहा गया है, उसको विश्वस्त सहायक कहा गया है, क्योंकि हमारे अपने जो खून के रिश्ते हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनके आने से पहले वो हमारी खुशियों में भी शामिल होते हैं और हमारे दुख को भी कम करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमें पड़ोसी से निभाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? क्या क्या करना चाहिए बताइए। कोई भी रिश्ता कब मजबूत बनता है? जब हम प्रेम पूर्वक बर्ताव करें। सबसे पहला हमारा व्यवहार है। जितने अच्छे से हम व्यवहारिक होंगे सबके साथ, उतने ही अच्छे से हमारे साथ सबके रिश्ते होंगे, मजबूत रिश्ते होंगे। यदि हम खिंचे खिंचे से रहेंगे और यदि हम उखड़े उखड़े से रहेंगे, अपने आप में अहंकार की भावना लेकर चलेंगे, तो कोई हमसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होगा या उसको मन भी नहीं होगा ना। तो इसलिए हमेशा अपने व्यवहार को मधुर बनाना है, सबसे पहला तो ये है। और देखते हैं, हमें अपने पड़ोसी के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार, ठीक है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रेम पूर्ण व्यवहार तथा भावनात्मक जुड़ाव रखना चाहिए। भावनात्मक जुड़ाव भी, उनके सुख तथा आनंद के क्षणों में शामिल होना चाहिए तथा दुख में उनसे सच्ची सहानुभूति रखते हुए सहयोग प्रदान करना चाहिए। दुख आना है, कहते हैं ना कि किसी का जब साथ होता है, चाहे वो हमारे अपने भगवान ईश्वर परमात्मा, कहते हैं ना कि यदि वो यहाँ नहीं आ पाए तो किसी ना किसी को तो हमारी सहायता के लिए भेज ही देते हैं। तो जब कोई हमारा अपना होता है, चाहे वो कुछ भी हो, तो दुख हमारा घट जाता है और सुख हमारा बढ़ जाता है। तो पड़ोसी ही हैं जो कि सबसे पहली और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेखक ने विश्व बंधुत्व की बात किस संदर्भ में की है? अब विश्व बंधुत्व मतलब संपूर्ण विश्व में भाईचारे की भावना का होना, संपूर्ण दुनिया में बहुत अच्छे से मेल जोल के साथ रहना। इसलिए बात की होगी, हम अभी डिस्कस करते हैं कि जब हम अपने आप से, अपने परिवार से, अपने पड़ोसियों से अच्छा संबंध बना के नहीं रख सकते, तो हम क्या विश्व को जोड़ने की बात करेंगे? अर्थात क्या करना चाहिए? हमें अपने बंधु बांधवों, अपने पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे से संबंध बनाना चाहिए, मधुर व्यवहार से पेश आना चाहिए, भावनात्मक जुड़ाव रखना चाहिए। तो यहाँ विश्व बंधुत्व की बात लेखक ने पड़ोसी से अच्छे संबंध निभाने के संदर्भ में ही की है कि जो हमारे आसपास रह रहे हैं, यदि हम उनसे अच्छा संबंध निभा सक रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम संपूर्ण दुनिया में सभी को जोड़ने के एक महत्वपूर्ण आधार हो गए हैं। हाँ, आपका व्यवहार, हमारा व्यवहार जब मधुर होता है तो हम किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हमें अकेलापन महसूस नहीं होता है। तो सबसे पहले हम अपने अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत व्यवहार बनाएंगे, सुखद व्यवहार बनाएंगे, ताकि हम भी विश्व के मतलब बीच में बंधुत्व या भाईचारे की भावना ला सकें। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक बताइए, क्या हो सकता है? अब हमने किस पर आधारित ये गद्यांश पढ़ा है? अब आप कहेंगे यस, पड़ोसी के ऊपर। तो अब पड़ोसी से रिलेटेड कौन सा अच्छा सा होना चाहिए आपके लिए शीर्षक? हाँ, आपके प्रश्न में तो आपका जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें ऑप्शंस दिए जाएंगे गद्यांश के साथ। आप यही सोच रहे होंगे कि मैडम हमारे में तो ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो यहीं से तो ऑप्शन का उत्तर भी मिल जाएगा ना बेटा, कि सामाजिक जीवन में पड़ोसी का महत्व, ये भी एक टॉपिक आ सकता है। ठीक है, शीर्षक सामाजिक जीवन में पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका अथवा कोई अन्य उपयुक्त शीर्षक। जो कहते हैं ना कि अत्यधिक उपयुक्त विकल्प का चिन्ह लगाइए, सही विकल्प पर चिन्हित कीजिए और लिखिए। ये आपकी परीक्षा में, अब यहाँ पर उत्तर लिखने के थे तो इन्होंने इस तरह से लिख दिया है, आपको टिक करना होगा। ठीक है, चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। जैसे निर्देश दिए हैं उसी तरह से हमें उत्तर लिखना है। बात किसकी आ रही है, पता चल रहा है ना आपको? यस, रचना के आधार पर वाक्य भेद की, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य पर। ठीक है, उसके एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकलकर नारे लगाने लगी। क्या आपको कुछ अनुमान हुआ किस चैप्टर की है ये पंक्ति? यस, वेरी गुड, मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित एक कहानी, यह भी वेरी नाइस।
उसके एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकलकर नारे लगाने लगी। अब संयुक्त वाक्य में बदलना है, तो संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य ये हमारे हैं, आपके भी सिलेबस में है ही। तो किस तरह से, अब हमें ये देखना होगा कि जब हम संयुक्त वाक्य में किसी वाक्य को बदलते हैं तो सबसे पहले क्या आवश्यक है। तो सबसे पहले आवश्यक है योजक शब्द। यस, ये समुच्चय बोधक क्या होते हैं वो? और, एवं, किंतु, परंतु, तथा, लेकिन, क्योंकि, ये हैं समुच्चय बोधक या योजक शब्द जिनको जोड़कर संयुक्त वाक्यों का निर्माण होता है। तो अब यहां तो दिया है सरल वाक्य, हमें बनाना है उसको संयुक्त वाक्य में, तो अब यहां में और लगाना होगा। उसके एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकली और नारे लगाने लगी, बन गया संयुक्त वाक्य। बहुत सही संयुक्त वाक्य बना। ठीक है, चलो अगला है, हालदार साहब को उधर से गुजरते समय मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। अब करना है हमें मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य किसे कहते हैं हमें पता होना चाहिए, तब तो हम लिख पाएंगे। हाँ, जो विकल्प दिए जाएंगे उनमें से भी हम तभी सही विकल्प को छांट पाएंगे जबकि हमें पता हो कि मिश्र वाक्य होते क्या है। मिश्र वाक्य होते हैं ऐसे वाक्य जो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो, निर्भर हो, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि मतलब क्या, और क्या पहचान है इनकी? मिश्र वाक्यों को तोड़कर सरल वाक्यों में नहीं बदला जा सकता, जबकि संयुक्त वाक्यों को तोड़कर हम सरल वाक्यों में परिवर्तित कर सकते हैं। सही आया समझ में? तो जब हालदार साहब उधर से गुजर रहे थे तब उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर हैं, है ना? ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक के बिना दूसरा पूरा ही नहीं है। देखो जरा, जब हालदार साहब उधर से गुजर रहे थे, क्या ये पूर्ण वाक्य है? नहीं। सामने से आएगा प्रश्न कब, तो फिर या फिर हम कहें तब उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, तो क्या समझ में नहीं आया। तो ये एक दूसरे के बिना ये वाक्य पूर्ण नहीं है, तो ये हुआ हमारा मिश्र वाक्य। ठीक है, उन्होंने जेब से चाकू निकाला और खीरा काटने लगे। अब हमें बदलना है सरल वाक्य में। सरल वाक्य में और, एवं, तथा, किंतु, परंतु लगता ही नहीं है। और ये कौन सा है? ये संयुक्त है, तो संयुक्त को सरल में बदलना है। सिंपल, वे जेब से चाकू निकाल कर खीरा काटने लगे। ठीक है, हटा देना है हमें। अगला है, बाल गोविंद भगत जानते थे कि अब बुढ़ापा आ गया है। आश्रित उपवाक्य छांट कर उसका भेद भी लिखिए। अब यहां लिखा है, सबसे पहले बाल गोविंद भगत जानते थे कि अब बुढ़ापा आ गया है। और सुनिए ध्यान से, यदि अभी समझ में नहीं आया तो वाक्य भेद का वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा बेटा, उसमें सब कुछ लिखा है। आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, सब कुछ। तो अब यहां लिखा है कि बाल गोविंद भगत जानते थे कि कुछ याद आया? जहां छोटा की मतलब की से वाक्य को जोड़ा जा रहा है तो वहां क्या होता था? कौन सा वाक्य? संज्ञा उपवाक्य। देखिए, अब बुढ़ापा आ गया है, ये है आश्रित उपवाक्य और उसका भेद क्या है? संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, वेरी गुड। तीसरा प्रश्न है, निर्देश अनुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। ये भी अभी आ रहा है हमारा, ये भी 4 नंबर के हैं, अभी भी 4 नंबर के हैं। मां द्वारा भिखारी को भोजन दिया गया। अब ये जहां द्वारा है वो कौन सा है? कर्मवाच्य। बदलना किसमें है? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्या होता है? ना तो उसमें द्वारा लगता है ना उसमें से लगता है, मतलब हमें द्वारा और से का प्रयोग ना करते हुए एक सरल सा वाक्य बना लेना है। तो मां ने भिखारी को भोजन दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, आओ अब चलते हैं। भाववाच्य। तो कैसे लिखते हैं? आओ अब चला जाए, किया जाए, ठीक है, सोया जाए। इस तरह से जब आते हैं तो वो भाववाच्य में ही होते हैं। वह कालीन बुनता है। अब कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या करते हैं? कर्मवाच्य में सबसे पहले बताया था ना कि 99% द्वारा का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है कर्मवाच्य में? 99% द्वारा का, और हाँ कभी कभी से का, मतलब 1% से का प्रयोग हो जाता है। जिस तरह से आप सेंटेंस या वाक्य को निर्मित करेंगे तो वो अपने आप लगेगा कि हाँ ये वाक्य बिल्कुल सही है।
रचना की दृष्टि से, देखने की दृष्टि से कि हाँ आपने जो वाक्य लिखा है वो एकदम सही है, क्योंकि ये क्या है, ये रचना की दृष्टि से है। आप चाहे इनको कर्म में लिखो, चाहे आप कर्तृ में लिखो या भाव में लिखो, अर्थ सबके सेम ही रहेंगे, बस लिखावट या बनावट में अंतर आ रहा है। समझ में आया? वह कालीन बुनता है, तो उसके द्वारा या उससे कालीन बुना जाता है अर्थ वही कि वो कालीन बुनता है। समझ में आया? यस, वेरी गुड। पुलिस के द्वारा चेतावनी दी गई। अब यहां से हम द्वारा हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि कर्तृवाच्य, पुलिस ने चेतावनी दी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। ये भी है 4 नंबर का, अभी भी 4 नंबर का आ रहा है। ठीक है। तो का है, वीरों की सदा जीत होती है। अब हमें बताना है ये। अभी तो जैसे हमें लिखना था, 2020 की यदि हम बात करें, 2020 की यदि हम बात करें, तो वहां तो हमें लिख कर आना था कि सदा है क्या। लेकिन सबसे बड़ा समझदारी का काम अभी आपको करना है कि वहां पर 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और चारों में बहुत सारी समानताएं रहेंगी, सिर्फ एक ही असमानता रह सकती है, और उसी असमानता को पहचानते हुए हमें सही विकल्प पर टिक लगाना है। बेटा इतना ध्यान रखिएगा कि आपको वहां पर बहुत पहले ये देखना कि क्या है क्या नहीं है। जैसे है कि वीरों की सदा जीत होती है, तो अब सदा क्या है? होती है, होती थी, होती रहेगी, मतलब ये अव्यय है। अव्यय किसे कहते हैं? जो समय, लिंग, वचन, काल के अनुसार कभी भी परिवर्तित ना हो, अव्यय हो गया। क्रिया विशेषण है, कालवाचक है। ठीक है। सदा क्या है? हमेशा, हमेशा क्या है? काल है। जीत होती है, क्रिया का विशेषण है। क्लियर हुआ? देखो और देखते हैं। प्रत्येक का अपना महत्व होता है। अब यहां अपना क्या है? अपना क्या है? अपना है सर्वनाम। ठीक है। यहां मैं, मेरा, अपना, ये सब क्या है? सर्वनाम है ना, तो सर्वनाम हुआ। अब मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, तो ये कौन सा हुआ? निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बताओ? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। 6 होते हैं ना भेद सर्वनाम के, तो ये निजवाचक रहेगा क्योंकि प्रत्येक का अपना महत्व होता है। सर्वनाम है, निजवाचक है, एक वचन है और पुल्लिंग है, महत्व है विशेष। ठीक है। बच्चे की मुस्कान मनमोहक होती है। अब मुस्कान क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है। यदि संज्ञा भी है तो कौन सी संज्ञा है बताइए? संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? तो मुस्कान क्या है? भाववाचक संज्ञा। एक वचन है मुस्कान, मुस्काने नहीं है, मुस्कान एक वचन है क्योंकि यहां होती है तो स्त्रीलिंग ही है और कर्म कारक है। ठीक है। चलते चलते, लड़खड़ाने पर सहयोगी उसे संभालते हैं। चलते चलते, ऐसे, कैसे, जैसे, तैसे, ये क्या होती है? कहेंगे ये लड़खड़ाने पर सहयोगी से संभालते हैं। कैसे? अरे चलते चलते वो थक गया ना, इसलिए उसको सहयोगी संभाल रहे हैं। चलते चलते है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, लड़खड़ाना क्रिया का विशेषण है। ठीक है। आ गए हम एक और नए प्रश्न के साथ, जो कि है 4 नंबर का। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रस पहचान कर लिखिए। हाँ, अभी आप सोच रहे होंगे कि रस तो हमारे उसमें आ ही नहीं रहा है इस बार, लेकिन बेटा ध्यान तो दीजिए क्योंकि पद परिचय में तो हम ये भी लिख कर आ सकते हैं, और जब काव्य सौंदर्य आएगा तो हम उसमें रस भी लिख कर आएंगे कि क्या है। सपोज किसी काव्य की पंक्ति आ गई, उनकी विशेष या सुंदरता या काव्य सौंदर्य हमें लिखना हुआ, तो जब हमें ये पता होगा कि भाई रस किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उसमें लिखाओगे ना कि इसमें ये अलंकार है, इस रस का प्रयोग किया गया है, तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। छोड़ो मत अपनी आन, शीस कट जाए, मत झुको अनय पर, भले व्योम फट जाए। अब यहाँ पर शीस कट जाए वाली बात आई है, तो वीर रसी है, क्योंकि जो वीर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो कभी भी झुकते नहीं हैं। अब है यहां पर श्रृंगार रस का एक उदाहरण लिखिए। श्रृंगार क्या है? प्रेम। प्रेम किस तरह का प्रेम? इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार, देखो, एक होता है संयोग श्रृंगार और
दूसरा होता है वियोग। श्रृंगार का मतलब होता है प्रेम, और यहां पर हम बात करें तो श्रृंगार के दो, ठीक है। इसके संयोग मतलब मिलने वाला प्रेम, वियोग मतलब बिछड़ने वाला। जैसे संयोग श्री राधा श्री कृष्ण, वियोग मतलब जब श्री कृष्ण चले गए थे मथुरा और गोपियां किस तरह से उनके प्रेम में तड़प रही थी, वियोग श्रृंगार। तो कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन ही सोभात। यहाँ भी गोपियों और श्री कृष्ण का ही उदाहरण दिया है कि बिल्कुल जब गोपियों ने कृष्ण की मुरली छुपा ली, वहाँ लिखा है ना मुरली धरी लुकाए, बिहारी जी का दोहा है। और उसके बाद वो कहते हैं कि क्या तुमने मुरली ली है, तो गोपियां सब के सब मना कर दिए। कहत नटत रीझत खिजत, नट जाती हैं मतलब पूरी तरह से मना कर देती हैं, नहीं है कान्हा तुम्हारी मुरली हमारे पास नहीं है। ये प्रेम रस अर्थात श्रृंगार रस का ही उदाहरण है, ठीक है बेटा। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है, क्योंकि अचानक से कोई भयंकर वाला गुस्सा नहीं होता है किसी को, ठीक है। पहले उसे क्रोध आता है, फिर उसका गुस्सा कैसे बढ़ जाता है, यदि उद्दीपन हुआ, उसी तरह की परिस्थिति यदि मिल गई, तब उसका जो क्रोध है वो बढ़ता जाता है। तो क्रोध किसका है स्थायी भाव? रौद्र रस का। कुल मिलाकर कितने रसों की चर्चा की जाती है? मुख्य रूप से 9 रसों की चर्चा की जाती है, ठीक है। सबसे पहला रस है श्रृंगार रस, जिसकी अभी हमने बात की थी। श्रृंगार रस के 2 हैं भेद, एक वियोग श्रृंगार, एक संयोग श्रृंगार। और नवे रस का यदि पूछा जाए तो शांत रस है नवा रस। समझ में आया? चलते हैं आगे। अगला है विभाव किसे कहते हैं? विभाव मतलब विशेष भाव जिनमें विशेषता हो। जैसे क्या है विभाव? चलिए देखते हैं। विभाव रस उत्पत्ति और उद्दीपन के कारणों को विभाव कहते हैं, कि रस की उत्पत्ति कैसे हुई और जिस रस की उत्पत्ति हुई उसको बढ़ावा कैसे मिला। उद्दीपन मीन्स बढ़ावा, ठीक है। तो उन्हीं को विभाव कहते हैं। अर्थात विभाव व्यक्ति के मन में स्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आलंबन, दूसरा होता है उद्दीपन, ठीक है। तो जी आलंबन जो होता है उसमें होता है आश्रय और विषय, ठीक है। आश्रय मतलब जिसके मन में पहले रस की उत्पत्ति हुई, और विषय मतलब जिसके कारण किसी भी पर्टिकुलर रस की उत्पत्ति हुई। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास या हंसी? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम पहुंच चुके हैं 6वें प्रश्न पर। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रहती थी। क्या था भाई? कौन सी बात हो रही है? लखनवी अंदाज की। यस, आराम से 2nd क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट 2nd क्लास की ले ली। किसने? लेखक स्वयं ने, क्योंकि लेखक को अब लिखना था, एकांत चाहिए था जहां सुकून हो, है ना। गाड़ी छूट रही थी। 2nd क्लास के एक छोटे डब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। लेकिन फिर क्या हुआ? अनुमान के प्रतिकूल उन्होंने सोचा था कि जैसे ही मैं 2nd क्लास के डब्बे में चढ़ूंगा, ये चैप्टर आपका अभी भी है, तो बिल्कुल खाली डब्बा होगा, आराम से बैठकर कल्पना करूंगा और कुछ लिखूंगा। लेकिन क्या हुआ? अनुमान के प्रतिकूल उल्टा। डब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु के शौक करते देख जाने के संकोच में। क्योंकि हुआ क्या कि जैसे ही लेखक वहां पहुंचे, वहां पर खीरा रखे हुए थे, आराम से काटने के लिए आतुर थे। अब लेखक जैसे ही एंटर हुए, नवाब साहब के तो एकांत में जैसे खलल पड़ गया या विघ्न आ गया। अब प्रश्न है, लेखक ने 2nd क्लास का टिकट क्यों खरीदा?
क्योंकि वे चाहते थे कि सुकून से कुछ लिख सकें। तो लेखक ने सेकंड क्लास के डब्बे का टिकट यह सोचकर खरीदा कि डिब्बा पूरी तरह से खाली होगा, उसमें कोई यात्री नहीं होगा और आराम से बैठकर नई कहानी के विषय में सोच सकेंगे और कहानी लिख सकेंगे। साथ ही खिड़की से बाहर के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी ले सकेंगे। अगला प्रश्न है, लेखक ने जिस अनुमान के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीदा वह गलत कैसे निकला? क्योंकि लेखक तो सोच रहे थे वो निर्जन होगा, कोई नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो पहुंचे वहां तो बर्थ पर आलती पालती मारकर नवाब साहब बैठे हुए थे। लेखक का अनुमान था कि डिब्बे में कोई यात्री नहीं होगा, परंतु उनके अनुमान के प्रतिकूल, मतलब अनुमान जो लगाया उसका उल्टा विपरीत, एक नवाबी स्वभाव वाले सफेदपोश सज्जन डिब्बे में आराम से बर्थ पर पालती मारकर बैठे थे। अगला प्रश्न है, डिब्बे में बैठे सज्जन ने लेखक के आने पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की और लेखक ने उनके व्यवहार में क्या अनुमान लगाया? अब जैसे ही लेखक पहुंचे, नवाब साहब ने तो कोई रुचि नहीं दिखाई, उल्टा खिड़की से बाहर झांकने लगे। लेखक को बड़ा अजीब सा लगा कि यार देखो, मतलब कोई भी अननोन पर्सन भी होता है तो हम नहीं स्माइल तो कर ही देते हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा तो देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऐसा लगा जैसे उनके मतलब एकांत में विघ्न पड़ गया हो। डिब्बे में पहले से बैठे सज्जन की आंखों में लेखक के आने पर एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। लेखक ने अनुमान लगाया कि या तो नवाब साहब किसी नई कहानी के विषय में सोचते हुए चिंतित हैं, या फिर एक नवाब को खीरा खाते देख लिए जाने का संकोच उनके चेहरे पर आ गया। अब लेखक अनुमान लगाते हैं कि या तो हो सकता है ये सज्जन भी कुछ सोच विचार कर ही सेकंड क्लास के डब्बे में आए होंगे कि भाई एकांत में रहूंगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, अकेला रहूंगा, या फिर दूसरा लेखक ने यह अनुमान लगाया कि या फिर मैंने इनको खीरा खाते देख लिया, क्योंकि आराम से वो सजा धजा कर तौलिए पर खीरे रखे हुए थे, तो ये भी कारण हो सकता है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30-40 शब्दों में लिखिए। पहला है, पान वाला एक हंसमुख स्वभाव वाला व्यक्ति है, परंतु उसके हृदय में संवेदना भी है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। कौन सा पाठ है? नेताजी का चश्मा। वेरी गुड। पान वाला एक खुश मिजाज व्यक्ति है, इसलिए वह कई बार चश्मे वाले का मजाक उड़ाता है। खुश मिजाज है और बहुत अच्छे से लिखा है ना, पान वाला कैसा व्यक्ति है? खुश मिजाज है, मोटा है और उसकी दुकान में ही नहीं, पान में भी मुंह में भी पान ठुसा ही रहता था, और जब वो हंसता था तो उसकी तोंद थिरकती थी और लाल काले बत्ती सी दांत खिल उठते थे। पान वाला एक खुश मिजाज व्यक्ति है, इसलिए वह कई बार चश्मे वाले का मजाक उड़ाता है। वह कैप्टन के प्रति व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी करता है, किंतु हृदय से वह उसकी देशभक्ति का सम्मान भी करता है। हालदार साहब द्वारा मूर्ति पर कोई चश्मा ना होने का कारण पूछे जाने पर वह भावुक भी हो गया था और अपनी धोती से आंसू पोंछते हुए बोला था कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है, अब कैप्टन नहीं रहा। मतलब वो भावुक भी है, इंसान है भाई। गर्मियों की उमस भरी शाम को भी बाल गोविंद भगत किस प्रकार शीतल और मनमोहक बना देते थे, चाहे वो गर्मी हो चाहे जाड़े का मौसम हो, लेकिन बाल गोविंद भगत अपने भजनों से अपनी खंजड़ी बजाकर सभी गांव का जो प्राकृतिक माहौल था उसको और भी खुशनुमा बना देते थे। बाल गोविंद भगत अपने मधुर गायन से गर्मियों की उमस भरी शाम को शीतल कर देते थे। भगत अपने घर के आंगन में आसन जमा कर बैठ जाते थे और खंजरियों एवं करताल, करताल समझते हो? हाँ, इस ताल, करताल मतलब हाथों का ताल, कर मतलब हाथ, करतालों जैसे वाद्य यंत्रों को बजाकर भजन गाने लगते। गांव के अन्य लोग भी उनके पीछे पीछे पदों को दोहराते। धीरे धीरे स्वर इतना ऊंचा हो जाता कि भगत भक्ति में लीन होकर संगीत प्रेमियों के साथ तन्मयता पूर्वक गीत गाकर नाचने भी लगते थे। इस प्रकार संपूर्ण वातावरण संगीतमय हो जाता था। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के की मृत्यु से लेखक आहत क्यों थे? हाँ, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये आया था 2020 में। फादर बुल्के लोगों से सद्व्यवहार करते हुए हमेशा प्यार बांटते रहे थे। उन्हें किसी पर क्रोध करते हुए लेखक ने कभी नहीं देखा था, तभी तो उनको देवदार के घने वृक्ष की छाया जैसा लेखक ने बताया था। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने ये पाठ लिखा है। उनका व्यवहार, उनका इतना सुंदर था कि सब लोग, ऐसा लगता था जैसे घनी शीतल छाया में बैठ गए हों। उनका सानिध्य पाते ही सब अपने गम भूल जाते थे, दुख भूल जाते थे, और उनकी चेहरे की शीतलता देखकर मानो सबको ठंडक पहुंचती थी।
मन्नू भंडारी के पिता ने अपनी आर्थिक व्यवस्थाएं कभी बच्चों को क्यों नहीं बताई होंगी? मन्नू भंडारी जी के पिता, जो कि बहुत वैभवशाली व्यक्ति हुआ करते थे, बहुत सुखी और संपन्न व्यक्ति थे, अचानक से उनकी आर्थिक स्थिति, अपनों से ही धोखा खाने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी चरमरा गई कि वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति, अपना जो उनके जो मन पर जो बीत रही थी, उस पर कभी भी बच्चों को उस स्थिति से वाकिफ नहीं कराया। और कोई भी माता पिता अपने दुखों को अपने तक सीमित रखते हैं, अपने बच्चों पर उस दुख की आंच तक नहीं आने देते। लेखिका के पिता ने कभी बहुत वैभवशाली दिन देखे थे, वे बहुत अहंकारी भी थे। बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण उनका अहम और बढ़ गया, इसलिए उन्होंने अपनी आर्थिक व्यवस्थाएं कभी अपने बच्चों को भी नहीं बताई। और साथ ही साथ उनके मन में एक, मतलब कहते ना कि जो यदि सुखी संपन्न हो और उसके बाद यदि उसकी हालत खराब हो जाए, कहने का तात्पर्य कि यदि उस जो धनी हो, संपन्न हो और वो गरीब स्थिति में आ जाए, तो वो अपने आप को नहीं संभाल पाता। हाँ, जो गरीबी से धीरे 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 ऊपर जाते हैं वो हमेशा मजबूत बने रहते हैं। तो यहाँ पर उनके पिताजी की भी वही स्थिति, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने बच्चों पर कभी जाहिर नहीं की। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां जीवन भर ईश्वर से क्या मांगते रहे और क्यों? इससे उनकी किस विशेषता का पता चलता है? नौबत खाने में इबादत लिखा है यतीन्द्र मिश्र जी ने, जिसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की 80 बरसों की सुर साधना की चर्चा की है कि 80 बरस की सुर साधना के बाद भी वो पांचों वक्त की नमाज में अपने खुदा से क्या मांगते थे? सच्चे सुर की नेमत, कि हे खुदा मुझे सुर बख्श दे और सुरों में ऐसी तासीर दे कि सुनने वालों की आंखों से अनगढ़ आंसू बरसें। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां पांचों वक्त की नमाज में ईश्वर से सच्चे सुर की कामना करते थे, क्योंकि सुर ईश्वर का दिया हुआ वह वरदान है जो एक कलाकार को श्रोताओं से जोड़े रखता है। वे कला के अनन्य उपासक थे, उन्हें सीखने की तीव्र इच्छा थी, क्योंकि वे स्वयं को पूरी तरह से पूर्ण नहीं मानते थे। इससे उनकी विनम्रता, ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति और सच्चे संगीत साधक होने की विशेषता पता चलती है। कि वही बात याद आई ना, बड़े बड़ाई ना करें बड़ो, ना बोलें बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। ठीक है, तो जो वास्तव में बड़े होते हैं वो कभी भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। भारत रत्न प्राप्त हो चुका था उनको। अब चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आ गया है, बताइए कौन सा चैप्टर है ये? बादल गरजो। यस, उत्साह। घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, छायावाद के आधार स्तंभ, उनकी ये रचना है। अब देखते हैं प्रश्न। कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहा है और क्यों? तो जब भीषण गर्मी के बाद ऐसा लगता है क्या होता ही है, मई जून की गर्मी याद कीजिए आप, ज्येष्ठ और आषाढ़ की गर्मी, वैशाख ज्येष्ठ में जो गर्मी पड़ती है भयंकर वाली, तो ऐसा लगता है जैसे सूरज आग के गोले बरसा रहा है और धरती पूरी तरह से अंगारे बन गई है। ऐसी स्थिति में कवि बादलों से आग्रह करते हैं कि बादल गरजो, गरजो, ताकि जो भी व्याकुल मन है, जो भी अपने ऐसा लग रहा है कि अब तो वो अपने जीवन से बस निराश हो चुके हैं, उनके मन में आशा का संचार भर दो। क्योंकि जब तुम गरज कर आओगे, तुम्हारी गर्जना से चारों तरफ आशा का संचार जगेगा। और यहाँ पर बादलों के लिए उन्होंने क्रांतिकारी की भी संज्ञा दी है। जिस तरह से क्रांतिकारी आते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, उसी तरह से जब बादल गरजते हैं तो बरसात होती ही है। कवि बादलों से गर्जना करने के लिए कहता है क्योंकि वह चाहता है कि बादल अपनी तीव्र गर्जना से वातावरण में उत्साह, पौरुष और क्रांति के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने के लिए जोश भर दें। ठीक है, अगला प्रश्न है, बादलों का सौंदर्य स्पष्ट करते हुए बताइए कि उनकी तुलना किससे की गई है। अब यहां पर क्या दिया था? ललित ललित काले घुंघराले, बाल सुंदर काले काले घुंघराले हैं बादल। कवि ने उनकी तुलना बाल कल्पना से की है। बाल मतलब
बच्चों की कल्पना से, क्योंकि जिस प्रकार बच्चों की कल्पनाएं मधुर होती हैं और पल पल बदलती हैं, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, मतलब उनको बाल कल्पना की है, ठीक है। बाल कल्पना के से पाले, पाले मतलब होती है रुई या कॉटन। तो क्योंकि जिस प्रकार बच्चों की कल्पनाएं मधुर होती हैं, पल पल बदलती हैं, इसी प्रकार बादल भी बार बार अपना रूप बदलते हैं, वे स्थिर नहीं रहते। कभी घुमड़ते घुमड़ते, हमने कभी आपने ना मतलब ध्यान दिया है, जब बादल अपना रूप लेते हैं, चाहे वो सफेद हो या काले काले बादल हो, तो वो पल पल अपना रूप बदलते हैं हवा के वेग से। तो इसी तरह से उनको बाल कल्पना कहा है। कवि के अनुसार नूतन कविता कैसी होनी चाहिए? नूतन कविता, एक नई कविता कैसी होनी चाहिए? जिससे हर एक, मतलब जन जन के मन को सुकून मिले, जन जन के मन को शांति मिले और उसमें ऊर्जा का संचार हो। कवि के अनुसार नूतन कविता ऐसी होनी चाहिए जो जनमानस को क्रांति का संदेश देने वाली हो और मन में नवजीवन, नया जीवन और नई चेतना का संचार करने वाली हो, जिससे कविता के स्वर को सुन संपूर्ण संसार उत्साह से भर जाए। जैसे याद है आपको सुभाष की चेतावनी, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता हो वह खून नहीं वह पानी है। याद आया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। तो जो कविता है या किसी भी तरह का संदेश जब दिया जाता है, तो वो संदेश जन जन के दिल तक पहुंचे और उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हो। इस तरह की कविता की निराला जी ने बात कही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए। 8 नंबर का है ये। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का है, परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किन शब्दों में करते हैं? बताइए। गाधि सुनू कहें हिस्से हरि हरि सूझ, ऐ मैं खांड न ऊख मैं अजय न बूझा बूझ। ये तो विश्वामित्र ने सोचा था। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से क्या कहा था कि इस अबोध बालक को समझाओ। ये मंदबुद्धि बालक नहीं समझता है कि ये किसके सामने खड़ा है। परशुराम, मैं परशुराम ऋषि जमदग्नि पुत्र, जिसने सहस्त्रबाहु की भुजाओं का भी खंडन कर दिया था, इस मंदबुद्धि बालक को समझाओ, अन्यथा मेरे फरसे से ये भी नहीं बच पाएगा। मेरे कुठार से या मेरे परशु से इसे कोई नहीं बचा सकता। क्या शिकायत की थी कि परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत करते हुए कहते हैं कि ये बालक बहुत ही मंदबुद्धि, कुटिल और निरंकुश है। काल के वशीभूत होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंशी चंद्रमा का कलंक, अत्यंत उद्दंड और मर्यादा रहित है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, फिर तुम मुझे दोष मत देना, समझाओ इस बालक को। इस तरह से विश्वामित्र जी को चेतावनी दी थी। अगला है, छाया मत छूना कविता में जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया के कवि से क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में अभी नहीं है। तो छाया मत छूना, यहाँ पर मैं जस्ट बता देती हूँ आपको, सार बता देती हूँ कि एक सामान्य सी बात यह है कि हमें विगत स्मृतियों में ही खोए नहीं रहना है। अरे मैं कितना अच्छा था, अरे मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। यदि हम पुरानी स्मृतियों में ही खोए रहेंगे तो हम वर्तमान को गवा देंगे, और वर्तमान को जो खो देता है उसके हाथ में फिर कुछ नहीं रहता है। चाहे हमारा जो पास्ट, अतीत अच्छा रहा हो या बुरा रहा हो, उन स्मृतियों को हमें दोहराना नहीं है। क्यों? छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कुछ भी हो, हमें विगत स्मृतियों को याद नहीं करना। यह दंतुरित मुस्कान कविता में बांस और बबूल किसके प्रतीक है? बताइए। यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, है ना? यस। तो यहां पर क्या कहा था कवि ने कि ऐसा लग रहा है जैसे बांस और बबूल के वृक्ष में भी खुशबूदार शेफालिका के फूल झड़ रहे हो। तो यहाँ बांस और बबूल किसके लिए लाए हैं? कठोर हृदय, पत्थर दिल इंसान के लिए, कि छोटे से बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान है वो कठोर से कठोर दिल के व्यक्ति को भी पिघला देती है। कविता में बांस और बबूल के पेड़ कठोर हृदय या निष्ठुर व्यक्तियों के प्रतीक है। इन प्रतीकों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर व्यक्ति का हृदय भी प्रसन्न हो जाता है, सरस हो जाता है। सरस मतलब आनंद से भर जाता है।
कन्यादान कविता में माँ की सोच परंपरागत माँ से कैसे भिन्न है? कन्यादान कविता भी आपके उस सिलेबस में नहीं है, तो मैं बता देती हूँ। सामान्य सी बात है कि यहाँ पर हर एक माँ बेटी के विवाह के समय अपनी बच्ची को क्या सीख देती है कि जो ऐसा ससुराल में हो, थोड़ा और समय पहले की बात कर रहे हैं अभी की नहीं, कि जो भी हो बेटा, अब तुम्हारा वही घर है, जैसे वो रखें वैसे रहना, किसी भी तरह से उनके सामने अपना मुंह मत खोलना। सामान्य परंपरागत यदि माओ की बात करें, लेकिन यहां क्या कहा है, क्या कहा था उन्होंने कि अन्याय का सामना चुपचाप मत करना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। और अपने चेहरे को पानी में झांक कर उस पर रीझना मत। अर्थात ना तो कभी अपनी सुंदरता या अपने रूप पर मोहित होकर इतराना या घमंड करना, और ना ही अपने आप को कमजोर बनाना, क्योंकि जो रूप दुर्गा का है वो रूप काली का भी है। तो तुझे अपनी रक्षा, तुझे अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। इस तरह की सीख माँ ने दी थी। अगला है, संगतकार की आवाज में हिचक क्यों सुनाई देती है? मंगलेश डबराल जी की कविता है, जो कि आपके सिलेबस में भी अभी शामिल है। संगतकार अर्थात सहयोगी, ना केवल संगीत के क्षेत्र में अपितु हर एक क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे फिल्मी जगत का क्षेत्र हो, खेल हो, गायन हो, पढ़ाई। मैंने कहा ना कि हर एक क्षेत्र में हर एक व्यक्ति को सहयोगियों की आवश्यकता होती है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं है, क्योंकि हम सिर से लेकर पैर तक दूसरों के उपकारों में ही हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि हमें अपने मन में हर एक के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। तो यहाँ पर जो संगतकार हैं वो अपनी आवाज को धीमी रखते हैं। क्या वो तेज नहीं गा सकते? नहीं, वो तेज भी गा सकते हैं, लेकिन अपनी मनुष्यता को बरकरार रखते हैं, और जो मुख्य गायक है उसका वर्चस्व दर्शकों के सामने बनाए रखते हैं। संगतकार प्रतिभावान होते हुए भी कभी मुख्य गायक से आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता। वह जानबूझकर अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से नीचे रखने का प्रयास करता है। स्वयं को मुख्य गायक के पीछे रखने की इसी कोशिश में उसकी आवाज में हिचक सुनाई देती है। तो यह उसकी विफलता नहीं, यह उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी मानवता है। ठीक है, चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। कृतिका, भोलानाथ, याद आए शिव पूजन सहाय जी? हाँ, जो बच्चों के साथ खेलते थे, उनके पिताजी उनको बहुत प्यार करते थे। और 1929-30 की ये बात है, 1929-30, जब जो गांव का माहौल था वो भी एकदम अलग था। कच्चे घर हुआ करते थे, कच्ची सड़कें हुआ करती थी, बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेला करते थे, और कभी पत्ते की पूरियां बना ली, कभी कुछ बना लिया, इस तरह से खेलते थे। ठीक है, भोलानाथ संकट के समय अपने पिता के पास न जाकर माता के पास क्यों जाता है? माता का अंचल पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। माँ, क्या कहे माँ के लिए? हम तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम जो भी कहेंगे वो उसी का दिया हुआ है। माँ शब्द की कोई परिभाषा ही नहीं, क्योंकि वो असीमित है। उसका रूप निराकार है, अद्भुत है, व्यापक है। मतलब उसका वर्णन वेद पुराणों में भी नहीं दिया जाता है। परमात्मा स्वयं भी कहते हैं कि मैं स्वयं धरती पर नहीं आ सकता ना तुम्हारे पास साक्षात रूप में, तो मैंने माँ को भेजा है। तो अब भोलानाथ और उसकी मंडली जब खेल रही थी बारिश के समय, और अचानक से उन्होंने चूहे का बिल समझकर सांप के बिल में पानी भर दिया, और जब चूहों की जगह सांप निकल कर आए तो सारे बच्चे भगदड़ मच गई। सांप सांप है कहते हुए आए, और पिताजी ने उनको भोलानाथ को गोद में लेने की कोशिश की, लेकिन भोलानाथ पिता की गोद में ना जाकर अपनी माँ की गोदी में जाकर छुपता है। आखिर क्यों? देखो, किसी भी विषम परिस्थितियों में माँ का आंचल सबसे सुरक्षित स्थान है। कोई भी, जैसे आप छोटे बच्चे को देखो ना, रो रहा होगा, माँ का स्पर्श पाते ही चुप हो जाता है। कितना ही दुख हो, माँ के पास है ना, चाहे भूकंप आ रहा हो, चाहे ज्वालाएं हो रही हो, लेकिन यदि गोद में बच्चा है तो उसे लगता है मैं सुरक्षित हूँ। और ये हमेशा के लिए है। माँ तो अपने बच्चों के लिए हमेशा वही भावना रखती है। क्या पता बच्चे क्यों बड़े होकर माँ को उस तरह से प्यार या स्नेह नहीं दे पाते। उनको लगता है अब तो हम बड़े हो गए ना, क्यों हमारी चिंता करती हो, छोड़ो हमें। हम ऐसा कभी, मतलब बड़े अजीब सा है ना ये रिश्ता। लेकिन माँ का जो रिश्ता है, या उसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। किसी भी विषम परिस्थितियों में माँ का आंचल सबसे सुरक्षित स्थान होता है। उसका हृदय
स्पर्शी स्नेह और सानिध्य किसी भी कष्ट या भय को दूर करने में सक्षम होता है। बच्चा अपनी माँ के साथ रहकर ही सुरक्षित अनुभव करता है। माँ उसकी भावनाओं को अच्छी तरह समझती है। माँ की ममता और आत्मीयता की कोई तुलना नहीं है। यही कारण है कि भोलानाथ भी संकट के समय अपने पिता की गोद में ना जाकर माँ के पास जाता है। अगला आया है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। इंग्लैंड की महारानी के हिंदुस्तान आगमन पर अखबार क्या क्या छाप रहे थे और रानी के आने के दिन वे चुप क्यों रह गए थे? कौन सा प्रश्न है? यह है जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि आपके अभी सिलेबस में शामिल नहीं है। इसमें क्या बताया था? सरकारी तंत्र के बारे में बताया था कि किस तरह से भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी जो सरकारी तंत्र था वो गुलामी मानसिकता में जीता है। और जब महारानी एलिजाबेथ के आने की खबर सुनती है तो ऐसे करते हैं जैसे कि अब तो कुछ भी हो जाए, ये तैयारी वो तैयारी, दिल्ली को नई दुल्हन की तरह सजाने लगे, पैसे पानी की तरह बहाने लगे। यहाँ पर यही दिया था कि जब आने वाली थी तो उनके तैयारी में कितने पैसे बर्बाद हुए। उनके स्थान पर यदि किसी जरूरतमंद की सहायता की जाती तो बहुत ज्यादा सहायता हो सकती थी, किसी भूखे को खाना मिल सकता था। ठीक है, अब है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल को देख लेखिका ने अपनी भावनाओं को कैसे अभिव्यक्त किया है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए। मधु कांकरिया जी द्वारा रचित, जहां पर उन्होंने सिक्किम की यात्रा की थी। कितना सुहाना, कितना सुंदर जो माहौल था, प्रकृति का दृश्य था। लेखिका ने यह कहा कि मैं तो जैसे शून्य में चली गई थी, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर की जो भावनाएं थी, जो तामसिकताएं थी, या जो भी हम नहीं कभी कभी इस चिंता में डूबे रहते हैं, कभी उस चिंता में डूबे रहते हैं, वो सब कुछ जैसे शून्य था। प्रकृति का इतना सुहाना मौसम या प्रकृति के इतने सुंदर सुंदर मनोहारी दृश्य देखकर उन्होंने यही कहा कि खूब ऊंचाई से गिरते सेवन सिस्टर वाटरफॉल को देखकर लेखिका मंत्रमुग्ध हो गई। नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर लेखिका को अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। और साथ ही साथ वहां पर उन्होंने ये बात और कही थी ना कि मेहनत कश बादशाहों का शहर, क्योंकि ना केवल पुरुष बल्कि स्त्रियां और बच्चे भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। झरना उसे अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के बीच दिव्यता और जीवन शक्ति का एहसास कराता है। अपने मन की सारी तामसिक वृत्तियां लेखिका को उस निर्मल जलधारा में बहती सी प्रतीत होती हैं कि जो भी मेरे अंदर था वो सब चला गया। उनका वहां से उठने का मन ही नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस मैं यहीं रहूं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखिए। देखिए बेटा, पहले निबंध आता था, अब अनुच्छेद आ रहा है, और यहाँ है ये 10 नंबर का, और अब है हमारा 6 नंबर का। तो यहाँ पर 200 से 250 है, और अब है 150 से 200, 120 से 200, लगभग इतने शब्दों में हमें अनुच्छेद लिखना है। कहाँ है प्लास्टिक मुक्त भारत? संकेत बिंदु दिए जाएंगे आपको, तो चिंता बिल्कुल नहीं करना है। ये टॉपिक भी आ सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये निबंध का टॉपिक है तो अनुच्छेद का नहीं होगा। सेम टॉपिक्स भी आ सकते हैं, बस हमें ये करना है कि ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। बहुत ही सटीक शब्दावली का प्रयोग करते हुए एक दूसरे से वाक्यों में तारतम्यता बनाए कर रखते हुए रचना करते जाना है, लिखते जाना है। पहला है हानियां, विकल्प क्या हो, किए जा रहे प्रयास, ये सब कुछ दिया है। देखिए विज्ञान के, हाँ एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो संकेत बिंदु दिए जाएंगे, अक्सर हाँ आपके मन में ये जिज्ञासा रहती है कि मैडम जो संकेत बिंदु दिए जाते हैं तो उन संकेत बिंदुओं का पालन करते हुए हमें पैराग्राफ वाइज लिखना है, या फिर संकेत बिंदुओं को एक साथ लिख दें और सारा जो निबंध है या अनुच्छेद हम उसको एक साथ लिख दें। तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, बस ऐसा जरूर कीजिएगा कि जो संकेत बिंदु है, जैसे प्रस्तावना की मैं बात करूं, भूमिका की मैं बात करूं, तो वो तो आपको स्टार्टिंग में लिखनी ही होगी कि आप किस विषय से संबंधित लिख रहे हैं, कौन सा विषय है, उसमें क्या क्या बताने वाले हैं। इंट्रोडक्शन मीन्स प्रस्तावना, ठीक है। तो और फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आप उसके लाभ, उनके हानि और उनके उपसंहार या कंक्लूजन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में उसको उपसंहार कहते हैं, ठीक है, वो तो लिखना ही है। प्लास्टिक मुक्त भारत, विज्ञान के कई प्रमुख आविष्कारों में से प्लास्टिक आज मानव जीवन के लिए खतरा बन चुका है। ना केवल मानव जीवन के लिए, यदि मैं कहूं कि
प्राणी जगत के लिए, जिसमें आप देखते हो ना कि यदि पॉलीथीन और ये जो अपने पालतू पशु रहते हैं उनके खाने से बहुत पशुओं की मौत भी हो रही है, तो ये खतरा बन चुका है। 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर सन 2019 से प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के तहत एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। इस अभियान का लक्ष्य 2022 तक एकल प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करके भारत को क्या करना है, प्लास्टिक मुक्त बनाना है। वर्तमान समय में अपने दैनिक जीवन के लगभग हर क्षेत्र में हम दिन की शुरुआत से लेकर सोने तक अनेक प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करते ही हैं। चाहे हम पानी की बोतल की बात करें या कुछ भी, हम कहीं सब्जी कुछ भी लेने जाते हैं तो हमें प्लास्टिक की पॉलीथीन ही नजर आती है। प्लास्टिक बैग बाजार में आसानी से उपलब्ध है, हालांकि इनका निस्तारण एक प्रमुख समस्या बन गया है। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल अजैविक निम्नीकरण पदार्थ है, अतः यह भूमि एवं जल प्रदूषण का प्रमुख कारण बन गया है। इससे जलाने से वायु प्रदूषित भी होती है। जितना ये वायु के लिए खतरनाक विषैली गैस छोड़ता है, उतना ये भूमि में यदि इसको कहीं भी आप गाड़ भी दोगे तब भी वो नष्ट नहीं होता है। वहां की उतनी जो मिट्टी है ना, उसकी उर्वरा शक्ति ही नष्ट हो जाएगी, लेकिन प्लास्टिक नष्ट नहीं होता है। यह समुद्री जीवों और पशुओं के लिए भी खतरा है। एक अध्ययन से यह पता चला है कि एक ही प्लास्टिक बोतल का पानी बार बार पीने के पानी के लिए उपयोग करने पर उसमें जहरीले पदार्थ घुलने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं अनुरोध करना चाहूंगी, सबसे कहना चाहूंगी कि छोड़ दीजिए प्लास्टिक की बोतल से पानी पीना। हमें ये लगता है कि अरे भाई हम तो आदी हो गया, क्या हमें नुकसान करेगी, लेकिन बेटा कभी भी कोई भी जो नुकसान आता है ना, अचानक से कुछ नहीं आता, धीरे 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 हमारे बॉडी को ऐसे क्षरण करते जाता है, वो नष्ट पहुंचाते जाता है, और अचानक से फिर कुछ होता है कि अरे ये क्या हुआ, अचानक हो गया, ऐसा सुनने में आया, वैसा सुनने में आया। ये धीरे धीरे बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है ना, वैसे ही छोटी छोटी जहरीले पदार्थ हमारी बॉडी को नष्ट करते जाते हैं। प्लास्टिक के विकल्प के रूप में कंपोस्टेबल या बायोडिग्रेडेबल सामग्री, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, और सामग्री और समुद्री शैवाल का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ तक कि सिलिकॉन को भी एक प्लास्टिक विकल्प के रूप में देखा जाता है। प्लास्टिक मुक्त भारत की योजना को सफल बनाने के लिए प्लास्टिक के स्थान पर कपड़ा या कागज की थैलियों का प्रयोग, धातु के कंटेनर आदि का उपयोग करना चाहिए। सरकार के आग्रह पर पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई ने सड़क निर्माण के लिए प्लास्टिक कचरे का उपयोग करने की योजना पर काम प्रारंभ कर दिया है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून द्वारा भी प्लास्टिक कचरे से ऑटोमेटिव ग्रेड डीजल बनाने का काम किया जा रहा है। अगर हम लोग समस्या का कारण है तो समाधान भी हमें ही ढूंढना पड़ेगा ना, होगा ही, ढूंढना होगा। अपने देश भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना होगा, ताकि हम सब इससे मुक्ति पा सकें और अपने जो वातावरण है उसको भी स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। अगला विषय है आत्मविश्वास और सफलता। बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि जहां आत्मविश्वास होगा वहां सफलता को आना ही होगा। तो अपने आप पर भरोसा रखिए, यस, अपने आप पर आत्मविश्वास बनाए रखिए। अपने विश्वास को कभी भी कमजोर मत होने दीजिए। आपके आत्मविश्वास से ही आप दुनिया की सबसे बड़ी जंग भी जीत सकते हैं, और सबसे बड़ी जंग अभी आपके सामने है, परीक्षा। तो परीक्षा से डरना नहीं है, तैयारी करना है, अन्यथा ना तो डरने से कुछ प्राप्त होगा, ना ही चुपचाप बैठने से कुछ होगा। आप अपने हर एक विषय की बहुत अच्छे से तैयारी करो, जुट जाओ। ऐसा नहीं है कि जुट जाओ तो अब हम खाना पीना ही छोड़ दें, सोना ही छोड़ दें, हम बस पढ़ते जा रहे हैं किताब को लेकर, नहीं। हर एक कार्य को करना है, हर एक क्रिया को करना है, खेलना भी है, माइंड फ्रेश भी रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए नियमित दिनचर्या का पालन भी करना है, सोना भी है, नींद भी जरूरी है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, और तब जाकर हमें आत्मविश्वास आएगा और तब जाकर हमें सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास से तात्पर्य है क्या? आत्मविश्वास, आत्मविश्वास सफलता के लिए क्यों आवश्यक? अहंकार और आत्मविश्वास में अंतर, ये बहुत ही अच्छा अंतर यहाँ पर दिया है कि अहंकार क्या है और आत्मविश्वास क्या है। अक्सर लोग अहंकारी हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझ में है आत्मविश्वास, इसको आत्मविश्वास कहते हैं। तो यहाँ पर हम जान लेंगे कि आत्मविश्वास और अहंकार में अंतर क्या होता है। इन शॉर्ट, यदि संक्षिप्त रूप में मैं आपको बता दूं कि मैं ये कार्य कर सकती हूं, ठीक है, मैंने कह दिया कि यस मैं ये कार्य कर सकती हूं, ये आत्मविश्वास हुआ।
अब अहंकार क्या हुआ? सिर्फ मैं ही ये कार्य कर सकती हूं, ये अहंकार हुआ। क्योंकि दुनिया तो गोल है, दुनिया तो बहुत बड़ी है। कभी भी अपने अंदर अहंकार जैसी भावना को नहीं लाना है। मैं ये कार्य कर सकती हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 5 सेंटेंसेस याद रखिए। आई कैन डू इट, यस, ठीक है। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, हाँ आई एम द बेस्ट। क्यों भाई? मैं बेस्ट हूं। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ मैं ही बेस्ट हूं। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर एंड टुडे इज माई डे। ठीक है, ये सब हम देखेंगे इसमें। आत्मविश्वास और सफलता। आत्मविश्वास का अभिप्राय है स्वयं पर विश्वास, खुद पर भरोसा। किसी प्रसिद्ध विचारक ने आत्मविश्वास को सफलता का प्रथम रहस्य बताया है कि सफलता पानी है तो आत्मविश्वास तो होना है। और आत्मविश्वास कहीं से खरीद कर लाने में नहीं मिलेगा, किसी के देने से नहीं मिलेगा कि लो मैं दे देता हूं आत्मविश्वास, अब तुम्हारे पास आ गया। नहीं, ये हमारी अपनी भावना है जो हमारे विल पावर से आएगी, जो हमारी मनोबल शक्ति से आएगी। ठीक है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में आत्मविश्वास होना परम आवश्यक है। यह मानव की वह आत्मिक शक्ति है जिसके बल पर व्यक्ति असंभव को भी संभव कर सकता है। अन्यथा छोटी सी परेशानी में ही कहते हैं अरे भाई अब हमसे कुछ ना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं हो रही है ना, चलो कोशिश तो करते हैं, जितना होगा कर पाएंगे। हम यूं हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठे रह सकते। ठीक है, जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए तब तक प्रयासरत रहता है जब तक उसे सफलता प्राप्त ना हो जाए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आत्मविश्वास और सफलता एक दूसरे के पर्यायवाची है। बिल्कुल, आत्मविश्वास जहां है वहां सफलता है, और जहां सफलता है वहां आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास युक्त व्यक्ति आशावादी होते हैं। यस, बिल्कुल, जिनमें आत्मविश्वास होता है वो हमेशा आशावादी रहते हैं, उनमें निराशा की तो गुंजाइश ही नहीं रहती। हमें उनको लगता है हाँ ये हो जाएगा ना, हाँ हाँ बिल्कुल जरूर हो जाएगा, चिंता ना करो सब हो जाएगा। ये जो है वो सकारात्मकता की भावना है और ये आती है आत्मविश्वास से। ठीक है, तो आत्मविश्वास युक्त व्यक्ति आशावादी होते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होते। वे असफलता के कारणों को ढूंढकर उनका निदान करके अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। वे कभी भी दूसरे पर निर्भर नहीं होते। इसी आत्मविश्वास के बल पर महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अस्त्र बनाकर स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की विशाल सत्ता से टक्कर ली। इसी गुण के बल पर थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन, नेपोलियन, हेलन केलर, मैरी कॉम, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला जैसे अनगिनत लोगों ने असंभव को भी संभव कर दिया। और ये इन सब से आप लोग भली भांति परिचित हैं, है ना? सुना है ना सबने? यस, ये सब आपने सुना है, सब ने सुना है कि किस तरह से उन्होंने जो असंभव कार्य था उसको भी संभव करके दिखाया। किसने सहायता की उनकी? उन्होंने खुद ने सहायता की। ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करते हैं। तो हमें आत्मविश्वास से आगे बढ़ना होगा। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मन की एकाग्रता और सकारात्मक विचारों का होना बहुत जरूरी है। यह हमारे आंतरिक विश्वास को सुदृढ़ करता है, किंतु हमारे मन में अहंकार का भाव नहीं आने देता। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है उसके मन में यह भाव होता है कि मैं प्रत्येक कार्य कर सकता हूं, और यही भाव उसे कार्य में सफलता दिलाता है। आत्मविश्वास के बल पर सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति का सब गुणगान करते हैं। अरे भाई करें ना करें। हाँ, एक और मैं बात बताऊं बेटा, कि कभी भी कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो हो सकता है कभी हमारी प्रशंसा ना हो। अक्सर अब जमाना कुछ और है ना, सोचते हैं अरे कौन करे, ऐसा ना हो ये घमंडी हो जाए। तो हमारी कोई प्रशंसा करे ना करे, हमें उस पर निर्भर नहीं होना कि कोई प्रशंसा करेगा तब हमें शक्ति आएगी, तब हमें मनोबल आएगा। हम अपनी ही सहायता खुद करेंगे। ठीक है, आत्मविश्वास के सहारे करेंगे, विल पावर के सहारे करेंगे। हाँ, यदि किसी ने प्रशंसा की तो बहुत अच्छी बात है, ना तो अत्यधिक प्रशंसा में हमें फूला समाना है कि भाई अब तो हम फूले ही नहीं समा रहे हैं और अब हम जो कुछ था वो भी हम खो बैठे। अक्सर ऐसा होता है। तो प्रशंसा मिली है तब भी हमें नतमस्तक ही रहना है, नहीं मिली है तब भी हमें आगे बढ़ते रहना है। कभी भी निराश तो होना ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। समझ में आया? ठीक है, आत्मविश्वास के बल पर सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति का सब गुणगान करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम अपने आंतरिक विश्वास को ढूंढें, क्योंकि यही हमें हमारे लक्ष्य में सफलता दिला सकता है। अब आया है अगला, मातृभाषा के प्रति अभिरुचि।
हमारी भाषा मातृभाषा हिंदी। यस, हिंदी हमारे रक्त में, हिंदी हमारे वक्त में, हर बात में हिंदी ही है, जज्बात में हिंदी ही है। ठीक है, ना हिंदू ना मुस्लिम, हम सब की ये भाषा है, हम चलेंगे साथ मिलकर, यही हमारी परिभाषा है। तो यहाँ पर बात की जा रही है मातृभाषा की। मातृभाषा से तात्पर्य क्या है, घटती रुचि के कारण क्या है और रुचि कैसे बढ़े। अब यदि मैं अपनी भाषा हिंदी की बात करूं तो हिंदी राजभाषा है, मातृभाषा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मातृभाषाएं हैं, तो हम सबको अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए जैसे क्षेत्र या राज्य के उस पर देखा जाए तो किसी की हिंदी तो अधिकतर है, सबकी मातृभाषा है, तो और उसी भाषा को हम बोलने में क्यों संकोच करते हैं। किसी ने यदि हमारे सामने अन्य किसी भाषा में अच्छा सा भाषण दे दिया, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है? कदापि नहीं। हम अपनी भाषा में सुदृढ़ आत्मविश्वास के साथ अपने आप को व्यक्त करेंगे और जब हम अच्छे अच्छे शब्दों का, अच्छे अच्छे विचारों का, अपने जो भी भाव हैं उनको व्यक्त करेंगे तो सच में हिंदी इतनी सुंदर है कि लोग घंटों सुन सकते हैं और उनको ये भी नहीं लगेगा कि मैं बोर हो रहा हूं। समझ में आया? ये है हमारी भाषा में। आइए जानते हैं मातृभाषा के प्रति अभिरुचि। यदि भाषा हमें जोड़ती है तो मातृभाषा हमारी पहचान है। भाषा मतलब अन्य भाषाएं हम सबको जोड़ती हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं कि कक्षा में विद्यार्थी हैं, हर एक कक्षा में विभिन्न भाषाभाषी विद्यार्थी होते हैं। कोई गांव से आया है तो कोई इस क्षेत्र से आया, कोई उस क्षेत्र से आया। तो वो क्लास में जब बैठते हैं, सबके विचारों का आदान प्रदान होता है तो सब सबकी भाषाएं समझने लगते हैं। तो मतलब भाषा हमको जोड़ती है और मातृभाषा हमारी पहचान होती है। मातृभाषा व्यक्तित्व निर्माण का सशक्त माध्यम है। हमें अपनी मातृभाषा में इतनी पकड़ बनानी है, एक ऐसी पैठ जमानी है कि जहां भी हम बोले ना, बस कहे कि क्या तो बात है, क्या फूल झड़ रहा है, ऐसा लगता है। तो ये व्यवहारिक भाषा है। ठीक है, हमारी व्यवहारिक भाषा जैसी होगी, कभी भी हम उसमें हार नहीं मानना है हमें। अर्थात जब कभी हम एग्जाम देते हैं, परीक्षाएं देते हैं और जब हमारी व्यवहारिक भाषा सुदृढ़ होगी ना, तो हमें परीक्षाओं में अधिक सोचने की, समझने की आवश्यकता नहीं होगी। बस हमारे मन में विचार आएंगे और हम उनको शब्द रूप देते जाएंगे। जन्म लेने के पश्चात मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे ही उसकी मातृभाषा कहते हैं। जिस भाषा में माँ बोलती है, विचार करती है, वही उस बच्चे की मातृभाषा होगी। सभी संस्कार एवं व्यवहार हम इसी के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसी भाषा के माध्यम से हम अपनी संस्कृति से जुड़कर उसकी धरोहर को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि देखो, अभी आपने जान लिया ना कि मातृभाषा क्या है। जिस भाषा में माँ बोलती है, विचार करती है, वही उस बच्चे की मातृभाषा होती है। अब कभी कभी मेरे सामने इस तरह से लिखा जाता है मातृभाषा, तो बेटा ये मातृभाषा तो हमने लिख दिया केवल भाषा, सिर्फ भाषा, क्योंकि इसका मतलब तो सिर्फ होता है या केवल होता है। तो भाई हिंदी हमारी क्या है? हिंदी हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा, ये हिंदी हमारी मातृभाषा है, मात्र भाषा नहीं। ठीक है, सभी संस्कार एवं व्यवहार हम इसी के माध्यम से प्राप्त करते हैं और इसी भाषा के माध्यम से हम अपनी संस्कृति से जुड़कर उसकी धरोहर को आगे बढ़ाते हैं। आज मातृभाषा के प्रति हमारी अभिरुचि समाप्त होती जा रही है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्या हम अतिथियों के आगमन से अपने परिवार के सदस्यों की अवहेलना करने लगेंगे? क्या हमारे घर में कोई हमारा चहीता फ्रेंड आ जाए या बहुत ही हमारे मित्र आ जाएं, ठीक है, सबकी बात कर रही हूं मैं, तो क्या हम उनके आते ही अपने परिवार वालों को इग्नोर करने लगेंगे, उनका सम्मान करना भूल जाएंगे? नहीं ना। तो फिर हम क्यों ऐसा करते हैं कि अन्य जो विदेशी भाषा हैं उनके आगमन से हम अपनी ही मातृभाषा, अपनी ही राजभाषा हिंदी को कम समझने लगते हैं? हमारी अपनी भाषा है, जन जन की भाषा है हिंदी। हमारा मान, हमारा सम्मान है हिंदी, हमारी पहचान है हिंदी। समझ में आया? सभी संस्कार, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर देखा हमने कि आज मातृभाषा के प्रति हमारी अभिरुचि समाप्त होती जा रही है। बच्चे अपनी मातृभाषा में गिनती करना भूल गए हैं। यदि मैं आपसे पूछूं क्या आपको हिंदी में गिनती आती है 1 से 100 तक?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 भी ठीक है। क्या आपको 31 से लेकर 100 तक पूरी गिनतियां हिंदी में आती हैं? मुझे कमेंट करके बताइएगा जिसको भी आती है। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना अच्छी बात है, किंतु इसका अभिप्राय यह नहीं कि हम अपनी मातृभाषा को, अपनी ही मातृभाषा, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से दूर होते जाएं। हम जिस राज्य या प्रांत से हैं वहां की बोली हमें अवश्य आनी चाहिए। मातृभाषा का ज्ञान ना होते हुए भी आज अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करके बच्चे स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं, जो कदापि उचित नहीं है। मातृभाषा का ज्ञान तो होना ही है, क्योंकि वही हमारी पहचान है। यही कारण है कि आज गांव और शहर के बच्चों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। कैसे? शहर के बच्चों को अंग्रेजी आती है, वो समझता है मुझे सब कुछ आता है। गांव के बच्चे अंग्रेजी नहीं उतनी आती तो उनको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। तो यहां मैं आपको बता दूं सबको कि सिर्फ अन्य भाषा का ज्ञान होना ही आपको बड़ा नहीं बनाता है। मातृभाषा को यदि हमने छोड़ा, अपनी राजभाषा को यदि हमने कम आंका, तो हम समझिए हम कहीं के नहीं रहेंगे। ना हम यहाँ के रहेंगे, ना हम दूसरी जगह के रहेंगे। क्योंकि जब भी हम अपने देश से विदेश में जाएंगे, सबसे पहली हमारी पहचान हिंदुस्तानी है, हम भारतीय हैं। और भारतीय होकर यदि मातृभाषा का ही ज्ञान नहीं हुआ, राजभाषा में ही हम बातचीत नहीं कर पाए, तो हमारा सम्मान तो वहां गया काम से। सरकार द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जैसे ये इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, उसमें हिंदी की शिक्षा प्रदान करवाई जाती है, ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करवाया जाता है, जिसमें संपूर्ण भारत के, जैसे मैं बताऊं तो मैं अपनी ही बात बताऊं, अभी जैसे कोरोना काल में ऑल इंडिया के जो नारकोटिक विभाग के इंस्पेक्टर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग थी सरकार द्वारा, बहुत अच्छे से चलाएगा। उनकी 1.5 घंटे की क्लास डेली होती थी हिंदी के लिए। क्यों? क्योंकि राजभाषा है भाई, सभी राजकाज हिंदी में ही होते हैं। हाँ, हर एक कार्य तो हम हिंदी में, तो अपनी हमें पकड़ मजबूती से बनानी होगी, क्योंकि वही हमारी पहचान है। ठीक है, तो यहां पर हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, उसे सहेज कर रखना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मातृभाषा यदि शिक्षा का माध्यम नहीं होगी तो बच्चे रटने को मजबूर हो जाएंगे, जिससे उनकी सृजनात्मकता, मतलब क्रिएटिविटी एकदम समाप्त हो जाएगी। मातृभाषा के महत्व को समझते हुए यूनेस्को ने 17 नवंबर सन 1999 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की स्वीकृति दी। इसी कारण विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। हम सबका यह कर्तव्य है कि हम अपनी मातृभाषा के महत्व को समझें, उसे सीखने की कोशिश करें, उसमें बोलना अपना गौरव समझें तथा उसे विश्व पटल पर गौरवपूर्ण स्थान प्रदान करने के लिए हम सभी प्रयासरत रहें। जब हम आपस में ही कहते हैं ना कि सम्मान कहाँ से शुरू होता है? अपने आप से। यदि हमने अपने आप का ही सम्मान नहीं किया ना, दूसरे हमारा सम्मान बिल्कुल नहीं करेंगे। यदि हमने सोचा ना, अरे यार मैं तो ऐसा हूँ, हाँ ये तो ऐसा ही है, अरे आप जैसे हैं ईश्वर प्रदत्त हैं। ईश्वर में जैसा भी रंग रूप कद काठी दी है ना, उसमें हमें बिल्कुल पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन बिताना है। ना तो हमें किसी से अपने आप को कमजोर समझना है, ना ही सबसे ज्यादा समझना है। तालमेल सामंजस्य बना के रखना है। अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा, अपनी राजभाषा को हमेशा दिल में रखना है, हृदय में रखना है, मान और सम्मान बनाकर रखना है उसका। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वरचित कविता प्रकाशित करवाने के लिए अनुरोध करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। 5 नंबर का है। अब ये किस पत्र के अंतर्गत आएगा बताइए? औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा या अनौपचारिक? क्योंकि पत्र होते हैं 2 प्रकार के, एक औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। कौन बताएंगे हमें? ओके, कमेंट कीजिएगा। तो ये आएगा, अब मैं बता दूं, औपचारिक पत्र मतलब जो जिनको अंग्रेजी में ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं, जो दफ्तर या उनसे संबंधित अधिकारियों को लिखे जाते हैं। चाहे वो किसी परिवहन के मंत्री को हम पत्र लिख रहे हो, या नगर निगम अधिकारी को पत्र लिख रहे हो, या विद्यालय के प्राचार्य को पत्र लिख रहे हो, या हमारे अपने ऑफिस में जो दफ्तर में है उनको पत्र लिख रहे हो, तो ये सब औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इनमें औपचारिकताएं निभाई जाती हैं और इनमें खास तौर से याद रखिएगा, इनमें विषय दिया ही जाता है। बात करूं यदि मैं अनौपचारिक पत्र की, तो अनौपचारिक पत्र हमारे सगे संबंधियों, मित्रों को लिखे जाते हैं। चाहे वो परिवार में कोई भी हो, दादा दादी, चाचा चाची, मामा, दोस्त, किसी को भी, दीदी भैया, जिसको भी हम लिखें, वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। और अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखा जाता। ठीक है, औपचारिक पत्र।
संपादक हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 2/5/2000। इस तरह से भी लिख कर आ सकते हैं और आप चाहे तो 2020-22 जो भी लिखना हो। विषय स्वरचित कविता प्रकाशित करवाने हेतु। विषय लिख दिया, महोदय, आपके लोकप्रिय समाचार पत्र की साप्ताहिक पत्रिका में नवोदित रचनाकारों, नवोदित मीन्स नए उभरते हुए रचनाकारों की रचनाएं पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ। कुछ रचनाएं बहुत प्रभावी और प्रेरणादायक थीं। मेरी भी अभिरुचि कविता लेखन में रही है। बाल कविताओं के साथ साथ समसामयिक विषयों पर मैंने कई कविताएं लिखी हैं। अपने काव्य संग्रह में से पर्यावरण संरक्षण पर लिखी एक कविता मैं इस पत्र के साथ संलग्न कर रही हूं। आपसे अनुरोध है, अब ये लास्ट चल रहा है बिल्कुल, ठीक है, आपसे अनुरोध है कि अपने समाचार पत्र में मेरी रचना को स्थान देकर कृतार्थ करें। देखिए, इतने अच्छे शब्दों का जब प्रयोग होगा ना तो आपको तो पूरे नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। धन्यवाद सहित निवेदिका। निवेदिका क्या है? जो निवेदन करता है। एक निवेदक, पुल्लिंग हो तो निवेदक, स्त्रीलिंग हो तो निवेदिका, ठीक है। आबासा, मकान संख्या 320, जो भी आपको एड्रेस लिखना हो, काल्पनिक एड्रेस लिख सकते हैं और दिनांक आप लिख सकते हैं। जो वहां लिखिए वही यहां लिख सकते हैं। अथवा वो था हमारा औपचारिक पत्र। अब यहां पर आ गए मित्र, तो ये हो जाएगा हमारा अनौपचारिक पत्र। आपके मित्र के पिता सीमा पर शहीद हो गए। अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए मित्र को लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखिए। शब्द सीमा सेम दी जाएगी बेटा, समान दी जाएगी, चाहे आपकी औपचारिक पत्र हो या आपका अनौपचारिक हो, ठीक है। 5 नंबर है तो 5 नंबर। शब्द सीमा का आपको कम या ज्यादा नहीं लिखना है, बस ध्यान ये देना है कि उसको हम शुरू कैसे करेंगे। शुरुआत चाहे अनौपचारिक पत्र हो या औपचारिक हो, आपके लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्टिंग होगी और एंड भी वही होगा, शुरुआत भी वही होगी, समापन भी वही होगा। और यदि मैं अंक निर्धारण की बात करूं तो 1 नंबर होता है आपकी आरंभ और अंत की औपचारिकताएं, 3 नंबर रहते हैं आपके विषय वस्तु के, और 2 नंबर रहते हैं आपके, 1 नंबर रहता है आपका भाषा का, ठीक है, कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है आपने। तो अब देखते हैं हम। सी 312 रोहन तरंग सोसाइटी, पुणे, महाराष्ट्र, दिनांक 23 मार्च 2020। प्रिय मित्र राहुल, मधुर स्नेह। यहां पर आप ये मत लिखना प्रिय मित्र राहुल हेलो हाय कैसे हो, नहीं, साहि स्नेह नमस्कार भी लिख सकते हैं, मधुर स्नेह भी लिख सकते हैं, क्योंकि मित्र को लिख रहे हैं। कल समाचार पत्र में तुम्हारे पिताजी के सीमा पर शहीद हो जाने का शोकपूर्ण समाचार पढ़कर मैं स्तब्ध रह गया। स्तब्ध मतलब एकदम शॉक्ड हो जाना, जैसे अंग्रेजी का शब्द है ना शॉक्ड, हिंदी में शॉक्ड को स्तब्ध कहते हैं, याद रखिएगा। जब भी कभी आपको इस तरह का शब्द लिखना है तो स्तब्ध ही लिख के आएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि कल समाचार पत्र में तुम्हारे पिताजी के सीमा पर शहीद हो जाने का शोकपूर्ण समाचार पत्र पढ़कर मैं स्तब्ध रह गया। अभी कुछ समय पूर्व ही जब वे अवकाश पर घर आए थे तो मेरी भेंट उनसे हुई थी। समाचार पत्र में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में उनके शहीद हो जाने का समाचार पढ़कर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। प्रिय मित्र, मैं जानता हूं कि पिताजी के निधन से तुम्हारे परिवार को अपूरणीय क्षति पहुंची है जिसको कोई पूरा नहीं कर सकता, किंतु ईश्वर के विधान के आगे हम सब विवश हैं। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे पिताजी ने वीरतापूर्वक शत्रुओं का सामना करते हुए देश रक्षा में अपने प्राण समर्पित कर दिए। इस दुखद घड़ी में तुम्हें धैर्य से काम लेते हुए अपनी माताजी और छोटे भाई को भी संभालना है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दुख की इस घड़ी में वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को असीम धैर्य और साहस तथा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। मेरे योग्य यदि कोई भी कार्य हो तो निसंकोच कहना, मैं तुमसे शीघ्र भेंट करूंगा। तुम्हारा मित्र आबासा। यहाँ पर जब मित्र का नाम नहीं दिया है तो हम नाम लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि विषय में नाम दिया है तो नाम अवश्य लिखना है, यदि विषय में नाम नहीं दिया है तो आबासा ही आपको लिख कर आना है। समझ में आया बेटा? ओके, इस तरह से हमारा पत्र समाप्त हुआ। चलते हैं आगे। अब आ गए हैं हमारा एक और नया प्रश्न, जो कि बताइए क्या है? विज्ञापन। यस, अब हमें बनाना है बहुत ही सुंदर आकर्षक विज्ञापन।
जिसको देखकर, हाँ मैं बाद में कहूंगी कि पढ़कर, क्योंकि जो दिखाई देगा ना दूर से उसी से आकर्षित होकर दर्शक आ जाएंगे उसको खरीदने के लिए या देखने के लिए कि क्या है भाई क्या है। टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी के लिए एक विज्ञापन 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ठीक है, क्या लिखना है आपको? टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी के लिए एक विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में लिखिए। ये है आपका 5 नंबर का। अब हम चल रहे हैं आगे कि कैसे बनेगा। ऐसे बनेगा, आकर्षक बनेगा, चित्रों की सहायता लीजिए। और सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें अनुच्छेद की तरह लिखना है या संदेश की तरह लिखना है या मैसेज राइटिंग की तरह लिखना है। ठीक है, अब विज्ञापन लग रहा है ना भाई कि हाँ ये विज्ञापन है। देखो, दंत मोती टूथपेस्ट एवं मंजन। अब यहां पर दांत भी बता दिए, ब्रश भी बता दिया, उसमें पेस्ट भी बता दिया। करो अपनी कलाकारी, बनाओ जरा ड्राइंग अच्छे से, पेंसिल से, ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से, और करो शेडिंग्स अच्छे से, और फिर देखो आपको कैसे नंबर नहीं मिलते हैं। अर्थात जब सुंदर तरीके से आप बनाओगे विज्ञापन तो पूरे 5 नंबर तो तय है आपके। दंत मोती टूथपेस्ट एवं मंजन। क्या आपका टूथपेस्ट करता है दांतों की पूर्ण सुरक्षा? स्वस्थ मसूड़े स्वस्थ दांत, दांतों को मोती सा चमकाएं और मुस्कुराते हुए दांत बता दीजिए। पायरिया व मुख की दुर्गंध से रखे मुक्त, विश्वसनीय की गारंटी। कौन सा है ये? अब जो भी दिया है। ठीक है, इस तरह से आप नोट सभी प्रमुख मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध है, तो आइए खरीदिए। या फिर आप पतंजलि टूथपेस्ट दे सकते हैं, प्रकृति प्रदत्त जड़ी बूटियों से निर्मित, जो ना केवल आपके दांतों को चमकाए बल्कि आपके मसूड़ों की मजबूती को भी बनाए रखे और कीटाणुओं से भी आपकी सुरक्षा करे, रक्षा या सुरक्षा करे। तो इस तरह से हमें बनाना होता है विज्ञापन। या फिर पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में लिखिए। ठीक है, अब ये देखो, अब आपके मन में जरूर आ रहा होगा मैम कलर्स का यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, मत करना। बिना कलर आप पेन, अपने दोनों ब्लैक और ब्लू पेन और साथ ही साथ अपनी पेंसिल का यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। और उस तरह से अब जैसे शब्द की 25 से 50 शब्द कैसे, इसी तरह से कभी स्काई बादल में लिख दीजिए, तो कभी स्टार्स बनाकर लिख दीजिए। पर्यावरण बचाओ, धरती को स्वर्ग सा सुंदर बनाओ। नारे लिखना होते हैं, नारे, हाँ स्लोगन्स, नारे लिखना होंगे, कहावतें लिखनी होंगी, जो अपने आप ही जो भी देखे वो आकर्षित हो जाए। अब भी यदि नहीं जागे तो कहीं पछताना ना पड़े। वन, वायु और जल बचाएं, अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। ग्लोबल वार्मिंग, जल संकट, प्रदूषित वायु, सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं, हम धरती को प्लास्टिक मुक्त बनाएं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु जनहित में जारी। तो मैं बेटा यहीं पर आपको बताना चाहूंगी कि जो भी विज्ञापन का विषय आएगा ही आएगा, तो उसमें बहुत जो आपका जो रीडिंग टाइम रहेगा ना, उसमें पहले ही से सोच लेना कि मुझे कौन सा विज्ञापन बनाना और कैसे, मतलब एक फ्रेम, एक रूपरेखा तैयार कर लेना कि इस तरह का मुझे विज्ञापन बनाना है और ये विज्ञापन मुझे बनाना है और बहुत बेहतरीन बनाना है। आत्मविश्वास को जगाए रखना, बस हो जाएगा आपका काम। ठीक है, हो गए आपके पूरे नंबर। तो हमने अभी किया हमारा 2020 का प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर, जिसके समाधान आपको दिखाए। तो बस यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि बिल्कुल मत घबराइए, अपने आप पर भरोसा रखिए। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ठीक है भैया।